और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और 9 साल मोदी सरकार के पूरे होने के इस उपलक्ष्य में जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर एक नया अभियान है, उसकी डिटेल्स सुनते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस संवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच में आज जिनको मुख्य रूप से केंद्र सरकार की सभी उपलब्धियों के साथ यहाँ पर बात रखनी है, आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारत सरकार के मंत्री, मेरे भाई मित्र, हमारे बगल से ही जो है लोकसभा के सदस्य मुजफ्फरनगर से आप सब जानते हैं, आदरणीय संजीव बालियान जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और इस पूरे महासंपर्क अभियान के प्रभारी के नाते जिन्होंने हम सब के बीच में, हम सब लोगों के बीच में समन्वय और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है, घर घर तक अभियान को चलाना है। ऐसे हमारे विद्यार्थी जीवन के साथी, हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के जमाने में सब साथ काम करते थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और अनेकों पदों पर जिन्होंने काम किया है, अनेकों दायित्वों को संभाला है, ऐसे हमारे भाई अश्विनी त्यागी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन, जिनके तमाम मार्गदर्शन में ये अभियान चलना है, श्री अजय जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, आदित्य कोठारी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे धर्मपुर क्षेत्र के विधायक श्री विनोद चमोली जी और हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी जी, दीप्ति रावत जी, मधु भट्ट जी, वीरेंद्र बिष्ट जी, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री विनोद सुयाल जी एवं सादाब शम्स जी समेत सभी मीडिया विभाग की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित किया है, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में, मैं देहरादून में आज इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इतने सारे विभिन्न समूहों के मीडिया प्रतिनिधियों को एक साथ मिल रहा हूं, मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको मालूम ही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड पूरा हुआ है और इस 9 साल का कालखंड, ये जैसा विषय लिखा हुआ है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आती थी, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बनती थी, उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती है, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है, इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का कल्चर बदला, संस्कृति बदली और वो योजनाएं लाई गई जिन योजनाओं की वास्तव में देश की गरीब जनता को आवश्यकता है। अगर हम एक एक योजना की बात करें तो मैं समझता हूं कि अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं के कारण से देश के एक बड़े वर्ग का उत्थान हुआ है और उसमें से मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, जो एक बार पहले बात चलती थी, कभी गरीबी नहीं हटी। अलबत्ता गरीब को हटाने की कुचेष्टा जरूर देश के अंदर हुई। जिन्होंने देश के अंदर
लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 55 सालों तक 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता देश के साथ समझौतों पर समझौते किए गए, वोटों के लिए राजनीति की गई। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने केवल और केवल सबके विकास के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है। और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने और उन्होंने किया है। जितनी योजनाएं, चाहे घर घर शौचालय की बात हो, दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं लाने का काम हो, जनधन खाते खुलवाने हो, या अभी कोरोना महामारी में देश की 80 करोड़ जनता को 2 समय का भोजन मिलता रहे, कोई भूखे पेट न सोए, उसके लिए योजना करनी हो, उन सभी पर जिस प्रकार से काम हुआ है, और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का हालिया वाकया हो जिसमें हमने भली भांति देखा कि देश के जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वहां पर, उनको किस प्रकार से वहां से वापस लाने का काम हुआ, और काम ही नहीं हुआ बल्कि उस युद्ध के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही राष्ट्रों ने युद्ध विराम किया और भारत के सारे बच्चे बाहर निकले। भारत के बच्चों के साथ देश दुनिया के ऐसे देश जो हमको कोसते रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कोई अलगाववाद करते हैं, कोई जिहाद करते हैं, कोई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह है नया भारत। इस नए भारत की पहचान पूरे विश्व में किस प्रकार से हुई है। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, पासपोर्ट भारत का, उसकी मान्यता बढ़ी है। अभी अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा हुई, और विदेश की धरती पर पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पता ही नहीं लगता था कब आए कब चले गए। क्यों थलेड़ी भाई साहब? और अब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो आप लोगों ने सबने टेलीविजन पर देखा होगा बाइडेन क्या कह रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति किस प्रकार से उनका संबोधन कर रहे हैं, पपुआ गिनी में किस प्रकार से उनका सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, और जो वहां की परंपरा थी उस परंपरा से हटकर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत जरूर हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर भारतवासी का प्रधानमंत्री जी के रूप में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो हर एक भारतवासी का स्वागत है। और हर एक भारतवासी इससे गौरवान्वित हुआ कि दुनिया के देशों में हमारी किस प्रकार से साख बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारी पहचान बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने हैं। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आज़ादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। वो अभी पीपीटी में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आदरणीय संजीव जी के उसमें दिखाई भी जाएंगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे भारत में जितने काम हुए हैं या उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड की धरती से एक लगाव है, और उनका ये लगाव हर एक योजनाओं के आवंटन के समय में जिस प्रकार से दिखाई दिया है, और 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से ये कहा था
कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द आज वास्तव में धरातल पर परिलक्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से पर्यटक, श्रद्धालु, देश दुनिया के लोग आज उत्तराखंड आ रहे हैं, ये एक साकार रूप ले रहा है। अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिली है। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में मिली है, साथ में आपको भी मिली है, मुजफ्फरनगर में भी मिली है, मेरठ में भी मिली है, तो सबको मैं बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने देवभूमि में विकास के 9 रत्न उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। पहला रत्न है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में दोनों पर ही मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान और केदारनाथ जी में जो 2013 की आपदा के बाद, आप सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा परिसर बाबा केदार का क्षतिग्रस्त हो गया था। हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं, क्योंकि कहते हुए बहुत आसान लगता है कि ये 1300 करोड़ की योजनाएं आ गई, 1300 करोड़ रुपया आ गया, लेकिन हम थोड़ा अगर उसका स्मरण करेंगे तो हमको भली भांति ये महसूस होगा कि वास्तव में ये काम बहुत कठिन था और इस कठिन काम को भी कम समय में पूरा करने का लक्ष्य लिया। जहां पर 6 महीने ही कुल काम हो पाता है, 6 महीने काम नहीं होता है क्योंकि बर्फ पड़ जाती है और जो मजदूर वहां पर मजदूर भाई काम करते हैं उनके लिए भी बहुत कठिन होता है कि कई बार 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन इस विषम भौगोलिक परिस्थिति में भी तेजी से काम हो रहा है और बद्रीनाथ का मास्टर प्लान और केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हमने लक्ष्य लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि हम इस वर्ष के दिसंबर माह तक इस कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा कर लेंगे। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। और ये जो गोविंद घाट से केदारनाथ का रोपवे जब बन जाएगा तो यात्रा में जो आज व्यवधान आ जाता है, कई बार हेली सेवाओं में भी अनावश्यक रूप से मौसम के कारण से कई बार व्यवधान पैदा होता है, तब यात्रा हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी और जो वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वह भी आसानी से इस यात्रा को कर पाएंगे, चाहे वो केदारनाथ की होगी या हेमकुंड साहब की होगी। जो हेमकुंड साहब की तो और भी कठिन यात्रा है जो 3 दिन 4 दिन में होती है, वो यात्रा भी आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी। तीसरे रत्न के रूप में जो कुमाऊं क्षेत्र के, जैसे केदारखंड में बाबा केदार की भूमि में ये सब काम हो रहे हैं, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ का मास्टर प्लान बन रहा है, यमुनोत्री में रोपवे के लिए हमने MOU साइन कर लिया है, हेमकुंड साहब हो चाहे केदारनाथ और रोपवे का शिलान्यास हो गया है। उसी प्रकार से मानस खंड में बाबा कैलाश की भूमि, वहां के भी पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए हमने जो संकल्प लिया था इस चुनाव से पहले, इस आम चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम मानस खंड मंदिर माला मिशन इस पर काम करेंगे। इसमें वहां के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं उन पौराणिक मंदिरों को एक पूरे सर्किट के रूप में उनको डेवलप करेंगे, उनका विकास करेंगे। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर माला मिशन में पहले चरण में हमने 16 मंदिरों को लिया है। 16 मंदिरों में तेजी से एक दूसरे को जोड़ने के रूप में, सर्किट के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाएगा। चौथा रत्न है पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देना। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि आप सब लोगों ने देखा होगा, होम स्टे हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। आने वाले समय में होम स्टे के कारण से जहां आजीविका बढ़ने वाली, वहीं आर्थिकी में भी जबरदस्त रूप से
हमको मदद मिलने वाली है, सहायता मिलने वाली है। और जो हमारा संकल्प है उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना, ये योजना भी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। पांचवा रत्न है 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। अलग अलग जो हमारे 16 डेस्टिनेशन हैं उन सभी को डेवलप करके इको टूरिज्म को डेवलप करना। छठा रत्न है उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। जहां आपने देखा होगा 2014 के बाद एम्स का संचालन प्रारंभ हुआ और हजारों लोगों को एक दिन में ऋषिकेश में ओपीडी के रूप में रोज सेवाएं देने का काम ये एम्स कर रहा है। वहीं उधम सिंह नगर में भी एम्स का दूसरा सेंटर खोलने की हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उसकी धनराशि भी आ गई है। उसके लिए भारत सरकार ने समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली और हमने भी, उत्तराखंड की सरकार ने भी मंत्रिमंडल में फैसला कर दिया है। हमने पूरी जो जमीन है 100 एकड़ हमने वो ट्रांसफर कर दी है और जल्दी ही हम उसका भूमि पूजन करके उस काम को भी शुरू करने वाले हैं। एक बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ 7वें रत्न के रूप में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से टेहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना का विकास करना, यह भी हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना होगी। आज देख रहे होंगे आप कि बड़ी संख्या में लोग पूरे देश विदेश से आ रहे हैं और आने वाले समय में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, आसपास का क्षेत्र, धनोल्टी तक का, क्योंकि ये पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों से भरने वाला है, यानी कोई जगह खाली नहीं रहने वाली। क्योंकि दिल्ली से देहरादून जो एलिवेटेड रोड बन रही है, उस रोड के बन जाने से मात्र 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय हो पाएगी। तो ऐसे समय में हमारा जो टेहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना है उसके हो जाने से पर्यटकों का रुख टेहरी की तरफ भी होगा। 8वें रत्न के रूप में हरिद्वार, ऋषिकेश का एडवेंचर टूरिज्म और योग राजधानी के रूप में, एक बड़े योग केंद्र के रूप में उसको विकास करना है। ये योजना भी हम लोग जल्दी ही इसको भी जो है आगे बढ़ाने वाले हैं 9वें रत्न के रूप। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी उसी कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर एक महासंपर्क अभियान चलाया गया है। और जो आजकल 2 बातों के लिए विशेष रूप से पूरे देश में चर्चाओं में है, यूसीसी को लेकर हम भी पढ़ते रहते हैं कि यूसीसी में शुरुआत होगी देश की, पूरे देश की नजर है कि शायद उत्तराखंड का यूसीसी पूरे देश में शायद भविष्य में कभी लागू हो। और अभी भी जो वैध जमीन पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है उत्तराखंड में, ये भी शायद देश में बड़ी शुरुआत है। तो आपको इन दोनों कार्य के लिए विशेष रूप से बधाई। ये देश में मील का पत्थर होंगे, मुझे ऐसा लगता है दोनों कार्य। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी मेरे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक अश्विनी त्यागी जी, पहले हमारे संगठन मंत्री रहे, उत्तराखंड के संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी, सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं थोड़ी सी भूमिका 2 मिनट की बस दूंगा, फिर हम उस काम पाएंगे जो काम शुरू करना है। हम कभी भी किसी सरकार का जब मूल्यांकन करते हैं, इस देश में इतना बड़ा देश है 140 करोड़ की आबादी का, तो कम से कम कंपैरिजन जरूरी है कि इस देश में जो विषमताएं हैं, जो अलग अलग इतना बड़ा देश होने के कारण, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन की आवश्यकता रहती है। और उस कंपैरिजन में वो दौर याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं, जो 2009 से 14 का यूपीए सेकेंड का दौर था। 2009 में दूसरी बार यूपीए को देश चलाने की जिम्मेदारी मिली थी। और वो जो 5 साल थे, उन 5 साल में जब हम अखबार खोलते थे तो अखबार का पहला जो पूरा पेज था वो किसी न किसी घोटाले को लेकर आता था। सुबह चाय के साथ एक घोटाला जरूर रहता था, चाहे वो 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, और बहुत से घोटाले थे। और कई बार युवा पीढ़ी को लगता था कि देश बचेगा या सब कुछ घोटालों में चला जाएगा। और उसके अंदर जो दूसरी खबरें होती थी बंबई में विस्फोट हुआ, हैदराबाद में बम फटे, कश्मीर में ये हुआ, इस तरह की घटना है। और सगले पे जो मैं उत्तराखंड तो फिर भी थोड़ा शांत था,
उत्तर प्रदेश जैसे में ये हालात थी कि अपराधी छोड़ दिए गए, थाने का घेराव किया गया, थाने फूंक दिए गए, मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, कांट में दंगा हो गया, इस तरह की खबरें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।